गेंद। आज के सेशन में आप सभी का स्वागत है। कैसे हो दोस्तों आप लोग, और एक नए टारगेट के लिए आपकी तैयारी कैसी चल रही है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एडीओ के एग्ज़ाम के बाद आप लोगों के बीच से ही कई दोस्तों ने मुझे मैसेज किया कि सर एडीओ के एग्ज़ाम में हमें कथन कारण यानी कि एजर्सन और रीज़न बेस्ड क्वेश्चन ने काफ़ी परेशान किया है, क्योंकि वो टाइम टेकिंग भी होते हैं और हम उसकी प्रैक्टिस नहीं किए होते तो उसको एग्ज़ाम हॉल में सॉल्व करने में काफ़ी दिक्कतें होती है और काफ़ी हमारा टाइम भी उसमें चला जाता है। तो मैंने आपके लिए कोशिश की है कि जो अभी छत्तीसगढ़ के मॉक टेस्ट करेंगे यानी कि सीजीजीएस और इंडियन जीएस, दोनों में मैंने पर्याप्त क्वेश्चन डालने की कोशिश की है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन हर टॉपिक में बनने मुश्किल होते हैं, है ना। तो जिसमें संभावना है उसमें मैंने क्वेश्चन ऐड कर दिए हैं, ताकि आप कंप्लीट मॉक टेस्ट करने के बाद इसकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी और आप इजीली एग्ज़ाम हॉल में ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। तो हम पहले इसके थोड़े से कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं क्वेश्चंस में जंप करने के पहले। देखिए, कथन कारण वाला जो क्वेश्चन होता है उसमें सिंपली एक कथन होगा जिसे हम एजर्सन कहेंगे और दूसरा होगा कारण जिसे हम रीज़न कहते हैं, ठीक है। उसके बाद जो भी ऑप्शंस दिए रहते हैं, एक बार हम ऑप्शंस में भी चर्चा करते हैं, ताकि मैं आपको बताता हूं कि इस ऑप्शन से हमें एक चीज़ निकालनी है, एक पॉइंट निकालना है। पहला जो ए ऑप्शन है वो कहता है कि कथन मतलब एजर्सन ए एस और रीज़न आर दोनों सही हैं। हम इसको कथन और कारण के नाम से बोलेंगे। ऑप्शन ए कहता है कि कथन और कारण दोनों सही हैं और जो कारण है वह ए एस का सही व्याख्या करता है या सही स्पष्टीकरण है। ये हो गया ऑप्शन। ऑप्शन बी कहता है कि ए कथन और कारण दोनों सही हैं, लेकिन जो कारण है वह कथन की सही स्पष्टीकरण या व्याख्या नहीं करता। सी कहता है कि कथन सही है पर कारण गलत है, और ऑप्शन डी कहता है कि कथन गलत है पर कारण सही है। अब इन चारों ऑप्शंस को देखने के बाद एक चीज आपके माइंड में आनी चाहिए कि या तो कथन गलत होगा या फिर कारण गलत होगा, दोनों के दोनों गलत नहीं होंगे। इस चारों ऑप्शन से हमें एक चीज तो स्पष्ट हो गई, ठीक है। इस पॉइंट को आप अपने माइंड में रखिएगा कि दोनों के दोनों कथन और कारण गलत नहीं होंगे अगर चारों विकल्प एज इट इज दिए होंगे तो। ये तो हो गई पहली बात। अब इसे सॉल्व करने की सबसे पहली हमारी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, तो हम एक इमेजिनेशन वाले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। उसके बाद मैं कुछ फैक्चुअल क्वेश्चंस आप लोगों के सामने रखूंगा। जैसे कथन कहता है कि राम ने खाना खाया, ये कथन हो गया। कारण कहता है कि राम को भूख लगी थी। तो सबसे पहला काम होगा ऐसे क्वेश्चन में आप लोगों को क्या देखना है कि कथन सही है कि नहीं है। मान लीजिए कि कथन सही है तो इसमें भी हम जा सकते हैं, इसमें भी हम जा सकते हैं और सी में भी हम जा सकते हैं। अभी तक हमने सिर्फ कथन ए को पढ़ा, मतलब कथन को पढ़ा, तो हमारे सामने तीन चीजें स्पष्ट हो गई, ठीक है। लेकिन जब हम कारण को पढ़ेंगे, अब सेकंड हमारा काम होगा कारण को पढ़ना। कारण को पढ़ने के बाद हम देखेंगे क्या यह सही है या गलत है। मान लीजिए कि यह सही है तो क्या हुआ, ये भी सही हो गया, ये भी सही हो गया, मतलब हमें सिर्फ इसमें दिमाग लगाना है, इन दोनों में, ठीक है। एक चीज़ें स्पष्ट हुई। दोनों चीज़ें अगर सही हुई, कथन और कारण, तो हमें क्या देखना है कि वह उसकी सही स्पष्टीकरण कर रहा है कि नहीं कर रहा है, सही व्याख्या कर रहा है कि नहीं कर रहा है। उसके लिए हमें क्या करना होगा, आपको
दोनों सेंटेंस, दोनों स्टेटमेंट पढ़ने के बाद क्योंकि लगाना होगा। हिंदी मीडियम वाले क्योंकि लगाएंगे, इंग्लिश मीडियम वाले क्या लगाएंगे, बिकॉज लगाएंगे। जैसे राम ने खाना खाया, इसके बीच में क्या लगाना है, क्योंकि। क्योंकि राम को भूख लगी थी। तो ये क्या कर रहा है, उसकी सही व्याख्या या स्पष्टीकरण कर रहा है। समझ आया कि दोनों कथन और कारण के बीच में हमें क्योंकि वर्ड लगा करके देखना है। मान लीजिए कई क्वेश्चंस में क्योंकि वर्ड लगाने के बाद भी यह नहीं पता चल रहा है कि वह उसकी सही स्पष्टीकरण कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है कि कथन को क्वेश्चन बना देना है। जैसे एक हम क्वेश्चन बनाते हैं, राम ने खाना खाया। क्वेश्चन बनाते हैं, क्या राम ने खाना खाया, ये हो गया। या दूसरा क्वेश्चन बनाते हैं, राम ने खाना क्यों खाया। तो अब हमको इसका उत्तर ढूंढना है, और वो उत्तर कौन सा होगा, कारण हो जाएगा। जैसे राम ने खाना क्यों खाया, हमने कथन को क्वेश्चन बना दिया और उसका हमें आंसर क्या मिला, राम को भूख लगी थी क्योंकि राम को भूख लगी थी। यहां तक आपने समझा कि हमें दो कथन और कारण के बीच में क्योंकि लगा करके चेक करना है कि उसका सही स्पष्टीकरण है कि नहीं है। इंग्लिश मीडियम वाले आप लोग लगाएंगे बिकॉज। एक हो गया। दूसरा, स्पष्टीकरण इसके बाद भी अगर नहीं स्पष्ट हो रहा है तो हमें क्या करना है, कथन को क्वेश्चन बनाना है। जैसे क्यों लगा करके, क्या लगा करके, कैसे लगा करके। ठीक है, क्वेश्चन बनाने के बाद उसका आंसर देखना है, कारण। क्या उस क्वेश्चन का सही आंसर कारण बन रहा है कि नहीं बन रहा है। ठीक है, यहां तक आपको चीजें स्पष्ट हुई होंगी। एक दो क्वेश्चंस देखते हैं, जो भी हमने अभी कॉन्सेप्ट क्लियर किया है उसके हिसाब से कुछ फैक्चुअल क्वेश्चन आपके सामने मैं रखता हूं, ताकि जो भी चीज़ें हमने डिस्कस की है ना वो सही है कि नहीं है। जैसे ये कथन कहता है कि पृथ्वी में ऋतु परिवर्तन होता है। अब यह फैक्ट है ना, सभी जानते हैं, बचपन से हम पढ़े हैं, पृथ्वी में ऋतु परिवर्तन होता है। कारण कहता है पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, जो भी हमारा पहले हमने स्ट्रेटजी तैयार की है, हमें देखना है कि यह कथन सही है कि नहीं है। तो बिल्कुल सही है। तो हमारे सामने अब क्या देखना है, ये भी आंसर हो सकता है, ये भी हो सकता है, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी ये भी हो सकता है। क्यों, क्योंकि यह बता रहा है ए और आर दोनों सही है। अब हमें क्या देखना है कि आर सही है कि नहीं है। पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है, बिल्कुल सही। तो अब हम क्या करेंगे, आर भी सही हो गया तो मतलब दोनों सही हो गए, तो ये और ये तो आंसर होंगे ही नहीं। क्या होगा, या तो ये होगा या तो ये होगा। अब क्या करना है, अब चेक करना है कि यह सही व्याख्या कर रहा है कि नहीं कर रहा है। उसके लिए हमें क्या करना है, दोनों के बीच में क्योंकि लगा के देखना है। जैसे पृथ्वी में ऋतु परिवर्तन होता है क्योंकि पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है, तो बिल्कुल सही है। अब फैक्ट में जाएंगे तो ये भी है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई है। ठीक है, अभी हमें वो जो आपको दिया है उसके बारे में सोचिए। ठीक है, तो क्योंकि पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है इसलिए पृथ्वी में ऋतु परिवर्तन होता है। तो देखिए कितना आसान है कि हम सीधे आंसर में चले गए, और ये हो गया आपका ऑप्शन ए। ये आ गया समझ। अब दूसरा, ये तो दोनों के दोनों कथन और कारण सही थे, वैसी स्थिति है। चलिए आपके सामने मैं एक और क्वेश्चन रखता हूं, जिसमें क्या होगा, एक कथन को हम गलत करेंगे। जैसे कथन कहता है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर स्थिर है, तो यह तो बिल्कुल गलत है। क्यों, क्योंकि अपने अक्ष पर वो घूम रही है, और मतलब कि झुकी हुई है, खुद घूमती है, और दूसरा क्या करती है, सूर्य के चक्कर लगाती है। चंद्रमा पृथ्वी के चक्कर लगाता है। अब रीजन बता रहा है कि चंद्रमा पृथ्वी के चक्कर। चलिए अब हम क्या करते हैं, पहले हम अपनी स्ट्रेटजी के हिसाब से ही चलते हैं। हमने देखा कि ये गलत है, तो कहाँ पहुँच गए, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। क्यों, क्योंकि इसके हिसाब से तो ये सही है, इसके हिसाब से भी सही है। तो आप अगर देखिए कथन गलत हो गया तो आप सीधे आंसर में पहुंच जाएंगे, और वो आंसर क्या हो जाएगा,
ए एस गलत है, आर सही है। इन दोनों को देखने की भी आपको ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। यदि कथन गलत है तो सीधे आप आंसर में पहुंच जाएंगे कि आर सही वाला है। क्यों? क्योंकि ए एस और मतलब कथन और कारण दोनों सही होने चाहिए इन दोनों ऑप्शन में जाने के लिए। ठीक है, अब दूसरे को पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि ये चारों ऑप्शन दिए हैं, तो मैंने जस्ट पहले में आपको बताया था कि दोनों कथन और कारण दोनों के दोनों गलत नहीं हो सकते। या तो कथन गलत होगा या फिर कारण गलत होगा। तो एक आपने गलत पकड़ा तो सीधे सीधे आप आंसर में पहुंच जाते हैं, है ना? कितना ईजी हो गया ये। अब मैं आपके सामने एक और क्वेश्चन रखता हूं, फिर हम उसके बाद एमसीक्यूज कवर करेंगे। देखिए, एक क्वेश्चन जो अभी मैंने बताया कि कथन और कारण वाला, दूसरा क्वेश्चन का टाइप है, इसमें दोनों कथन होंगे, कथन 1 और कथन 2, है ना? ये भी एक प्रकार का इसका नेचर है। हो सकता है कि आगामी एग्जाम में ये आपको देखने को मिल जाए, उसके पहले ही हम इसकी तैयारी कर लेते हैं, है ना? इसमें क्या होगा, जो पहले क्वेश्चन में हमने देखना कथन और उसके जस्ट नीचे में कारण बताता था कि वो कारण उसकी सही स्पष्टीकरण है कि नहीं है। इसमें क्या होगा, एक कथन उसके जस्ट नीचे का जो कथन है वो उसकी पुष्टि कर रहा है कि नहीं कर रहा है। जैसे देखिए, राज्यपाल राज्य प्रशासन का संवैधानिक प्रमुख होता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, बिल्कुल सही है। अब दूसरे स्टेटमेंट को हम पढ़ते हैं, मुख्यमंत्री राज्य प्रशासन का वास्तविक प्रमुख होता है। बिल्कुल सही है। ये दूसरा कथन इसकी पुष्टि कर रहा है कि राज्यपाल राज्य प्रशासन का केवल संवैधानिक प्रमुख होता है, वास्तविक प्रमुख नहीं होता। कौन सा कथन पुष्टि कर रहा है? कथन 2। इसलिए अब इसमें इसलिए लगा दीजिए, इसलिए मुख्यमंत्री राज्य प्रशासन का वास्तविक प्रमुख है, या फिर क्योंकि लगा दीजिए, क्योंकि मुख्यमंत्री राज्य प्रशासन का वास्तविक प्रमुख है इसलिए राज्यपाल राज्य प्रशासन का संवैधानिक प्रमुख है। यानी कि दूसरा कथन इसकी पुष्टि कर रहा है। चलिए, यहां तक आप क्या करिएगा, एक बार आराम से एमसीक्यूज कवर करने के बाद या 1-2 दिन के बाद फिर स्टार्टिंग के ये जो भी हमने डिस्कस किया उसको एक बार आप फिर से सुन लीजिएगा, ताकि आपको किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। और जो भी आपकी प्रॉब्लम अभी एग्ज़ाम में आपको हुई है ना, वो नेक्स्ट एग्ज़ाम में ये आपका कॉन्सेप्ट इतना क्लियर हो जाएगा छत्तीसगढ़ के क्वेश्चन करने के बाद। और मैंने इंडियन जीएस में भी जहाँ तक पॉसिबल हो सका है वहाँ तक क्वेश्चन डाल दिए हैं, ताकि ऐसे क्वेश्चन से आप धीरे धीरे खेलने लगेंगे, आपको दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, चलिए अब आज का हम क्वेश्चन फर्स्ट से अब स्टार्ट करते हैं। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन अब पढ़ते हैं। जैसा मैंने आपको बताया है उसी रूल को हम फॉलो करेंगे। ठीक है, कथन कहता है भाठा मिट्टी कृषि के लिए उपयुक्त नहीं होती। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, आप उतना तो अंडरस्टूड है, आप समझ गए होंगे। भाठा मिट्टी कृषि के लिए उपयुक्त नहीं होती। अब आपने मिट्टी वाला जो चैप्टर कवर किया होगा तो आपको समझ आएगा कि ये बिल्कुल सही है, मतलब उपयुक्त नहीं होती। ठीक है ना? तो स्टेटमेंट, पहला स्टेटमेंट हमने चेक किया तो सही मिल गया। सही मिल गया तो ये भी हो सकता है आंसर, ये भी हो सकता है। ये तो गलत ही मतलब नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये बताता है कि ए एस गलत है, और ये भी हो सकता है। अब हमें सेकंड स्टेप फॉलो करनी है। अब हम देखेंगे कि कारण सही है कि गलत है। कारण कहता है इसमें अम्लीय प्रकृति, जल धारण क्षमता की कमी, लोहा और एल्यूमिनियम की अधिकता होती है। यदि आपने पढ़ा है तो ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अब यहाँ पे हमें दोनों के दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही मिल गए, तो हम ये आंसर हो सकता है, ये आंसर हो सकता है। अब हम देखते हैं कि कारण इसकी सही स्पष्टीकरण है कि नहीं है। अब देखिए, अब हम क्योंकि लगाते हैं बीच में। ठीक है, अब एक बार पढ़ते हैं। भाठा मिट्टी कृषि के लिए उपयुक्त नहीं होती क्योंकि इसकी अम्लीय प्रकृति, जल धारण क्षमता की कमी, लोहा और एल्यूमिनियम की अधिकता होती है।
तो बिल्कुल यह क्या कर रहा है, उसको स्पष्ट कर रहा है। दैट मीन्स ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि कथन का जो कारण है वो बिल्कुल स्पष्ट है। अब देखिए, थोड़ा सा मैं लेटराइजेशन प्रोसेस के बारे में आपको बताता हूँ, जिसे हम क्या बोलते हैं, निक्षालन की प्रक्रिया। क्या होता है, इसको समझ लीजिए इस कॉन्सेप्ट को, तो हमेशा आपको दिक्कत नहीं होगी। इसकी लोहा और एल्यूमिनियम की अधिकता क्यों होती है? जैसे ये समझिए कि हमारी ये मिट्टी है, ठीक है। जब भी इसमें बारिश होगी तो मिट्टी में जो घुलनशील पदार्थ हैं, जैसे कि सिलिका हो गया, है ना, जैसे कि चूना हो गया, जैसे कि मैग्नीशियम हो गए, कैल्शियम हो गए, ये सभी क्या होंगे, जल में घुलनशील है, पानी में घुलनशील है, तो ये घुल जाएंगे और मिट्टी से बाहर चले जाएंगे, बह के निकल जाएंगे उनके साथ। तो इसमें बचेगा क्या? क्योंकि लोहा और एल्यूमिनियम जल में घुलनशील नहीं होते हैं, तो यह मिट्टी में बच जाएंगे, और इसी के कारण क्या होता है, मिट्टी कड़ा हो जाता है, और क्या होता है, यह कृषि के लिए उपयुक्त नहीं होती। किसके लिए उपयुक्त होती है? ईंट बनाने के लिए, भवन निर्माण सामग्री के लिए। तो ये प्रक्रिया कहलाती है प्रोसेस ऑफ लेटेराइजेशन, जिसे हम क्या बोलते हैं, लेटेराइट मिट्टी बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपका कारण बिल्कुल सही है। चलिए, और आगे क्वेश्चंस हम करेंगे तो और आप इजीली इसको समझ जाएंगे। देखिए, अब इस टाइप के जो मैंने ऑप्शंस फ्रेम किए हैं आप लोगों के लिए, वो एडीओ के एग्ज़ाम को देखते हुए फ्रेम किया है, क्योंकि देखिए ये बहुत इजी लग रहे हैं, लेकिन कितना माइंड गेम खेला है व्यापम। जैसे जैसे ये नाम को ही ऑप्शन में दे देता ना, तो आपको सॉल्व करने में दिक्कत नहीं होती। ये रीजनिंग जैसा कर दिया है। यहाँ से आपको नाम देखना है, फिर वो देखना है कि उसका एक्चुअल मतलब है क्या, वो किस में है, ई में है कि एफ में है कि जी में है। तो ये क्या है दोस्तों, टाइम टेकिंग क्वेश्चन है। ये बिल्कुल इजी नहीं है। अभी लगेगा आपको इजी है, लेकिन जब एग्ज़ाम हॉल में आप बैठेंगे ना, तो ये थोड़ा सा आपको डिस्टर्ब करेगा, टाइम को आपको टेकिंग करेगा ये, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी महानदी के बाएं तट पर मिलने वाली सहायक नदियां हैं? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, यानी कि जी और ई। यानी कि अब देखिए, हमने देखा क्या है, अब यहाँ से हम देख रहे हैं हसदेव, ई का मतलब हो गया मांड। अब देखिए, महानदी का प्रवाह कैसा है, ऐसा है, पूर्व की ओर है। अब बाएं तट और दायां तट वाला कॉन्सेप्ट भी एक बार आप समझ लीजिए, ठीक है। यह है महानदी का प्रवाह, पूर्व दिशा की ओर है। आप क्या करते हैं, आप यहाँ पे खड़े हो जाते हैं, ठीक है। ये है आपका लेफ्ट हैंड, ये है आपका राइट हैंड। तो जब प्रवाह की दिशा में आप खड़े होंगे, तो जो भी आपका लेफ्ट हैंड होगा वो नदी का बायां तट होगा, जो भी आपका राइट हैंड होगा वो नदी का दायां तट होगा, है ना। तो ये देखिए, यहाँ से कौन सी नदी आके मिल रही है और यहाँ से कौन सी नदी आके मिल, चूंकि इसमें पूछा गया है बायां तट, तो हमें देखना है बाएं हाथ की ओर। तो कौन सी नदी आके मिलती है? हसदेव, और दूसरी हो गई मांड, ठीक है। चलिए, यहाँ तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर। मैं आशा करता हूँ आप बहुत डिटेल से छत्तीसगढ़ के भूगोल को आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो ये क्वेश्चन मैंने जितना टफ से टफ बनाने की कोशिश की है, ताकि आपको टफ से टफ क्वेश्चन की आदत हो जाए। सिंपल क्वेश्चंस तो आप खुद भी इजीली बना सकते हैं, लेकिन जो टाइम टेकिंग है ना, उसके लिए आपको प्रैक्टिस करने के लिए ही मैंने कोशिश की है कि थोड़े टफ क्वेश्चन आपके सामने रखूं, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन, इंद्रावती नदी में मिलने वाली सहायक नदियों को मिलने के सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। और लिख दिया है इसमें, पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर आपको बढ़ना है, ठीक है। तो हम सीधे आंसर में आते हैं, और आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन सी। जैसे इंद्रावती का प्रवाह कैसे है, इंद्रावती ऐसे बह रही है, ठीक है। अब हम देखते हैं उसकी जो नदियां आके मिल रही है ना, उसको पश्चिम से, सॉरी पूर्व से, ये हो गया स्टार्टिंग कहाँ से, पूर्व दिशा से, और ये आपको पश्चिम दिशा में आगे बढ़ना है, ठीक है। ये हो गया। तो सबसे पहले पूर्व में कौन सी नदी मिलेगी? तो आंसर के हिसाब से ऑप्शन 2 यानी कि नारंगी नदी आके मिलेगी। ऑप्शन 4 यानी कि बोर्डिंग आके मिलेगी।
ऑप्शन 3 यानी कि गुडरा आके मिलेगी, ऑप्शन 1 यानी कि कोटरी आके मिलेगी। तो पहले ये, फिर 2, फिर 3 और ये फिर 4। तो ये उनका पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर, स्टार्टिंग में हमें पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर बढ़ना है, तो ये उसका सही क्रम होगा। ठीक है, तो इस एंगल से भी आपको पढ़ाई करनी है। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन कभी भी आ सकते हैं, जिस हिसाब से नेचर चेंज हुआ है ना, कुछ कहा नहीं जा सकता। ठीक है, अब जो नया आपने देखा होगा कि वन के रिपोर्ट, नए रिपोर्ट आ गए हैं 2024, जिसे मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट, यानी कि ISFR, यानी कि भारत स्थिति वन रिपोर्ट, जिसे हम क्या बोलते हैं, भारतीय स्थिति वन रिपोर्ट 2023 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा न्यूनतम वन आवरण क्षेत्रफल वाले जिलों का समूह है। यानी कि हमारे राज्य के जिलों में कौन कौन से जिले हैं जहां पे वनावरण क्षेत्रफल न्यूनतम है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि यह ग्रुप ही शो कर रहा है दुर्ग, रायपुर, बेमेतरा वाला कि इन जिलों में न्यूनतम है। बाकी को आप देखेंगे तो ये दुर्ग रायपुर तो ठीक है, कांकेर गलत कर दिया क्योंकि उसमें अधिकतम है, रायपुर दुर्ग कोरबा में भी अधिकतम है, सुकमा में भी अधिकतम है, तो ये तीनों ग्रुप नहीं हो सकते, ऑप्शन डी ही होगा सही ग्रुप में। ठीक है, चलिए फिर आ गया कथन कारण वाला क्वेश्चन, देखते हैं। कथन को पहले पढ़ते हैं। महानदी में अनेकों बैराज, जलाशय, बांध निर्मित है। कारण कहता है कि महानदी अपवाह क्षेत्र का ढाल पूर्व दिशा की ओर है। तो चलिए जिस प्रोसेस को हम फॉलो करना है उसी से करते हैं। पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है क्योंकि बहुत सारे इसमें जलाशय, बांध, बैराज निर्मित है। दूसरा स्टेटमेंट हम देखते हैं, महानदी अपवाह क्षेत्र का ढाल पूर्व दिशा की ओर है, मतलब ये भी स्टेटमेंट क्या हो रहा है, बिल्कुल सही है। अब हमें चेक करना है कि क्या यह इसकी कारण की पुष्टि कर रहा है ना। तो महानदी में अनेकों बैराज, जलाशय, बांध निर्मित है क्योंकि महानदी अपवाह क्षेत्र का ढाल पूर्व दिशा की ओर है। तो मुझे आप बताइए कि अब पूर्व दिशा की ओर ढाल नहीं होती तो क्या इसमें बैराज, जलाशय, बांध नहीं बनते क्या? तो ये तो इसका सही स्पष्टीकरण बिल्कुल नहीं है। ठीक है, दोनों सही हैं तो हमें सिर्फ इन दोनों में ही दिमाग लगाना है, ये दोनों को तो देखना भी नहीं है। क्यों? क्योंकि दोनों स्टेटमेंट सही हो गए। तो हमें देखना है कि यह इसकी सही स्पष्टीकरण नहीं है कि इसमें इतने अधिक जलाशय, बांध क्यों हैं। उसमें बहुत सारे फैक्टर डिपेंड करते हैं, उसके हिसाब से हम डैम बनाते हैं ना। तो सिर्फ दिशा ही डिपेंड नहीं करता, तो इसका यह सही स्पष्टीकरण नहीं करता है। ठीक हो गया? आई होप ये आपको समझ आ रहा होगा। नहीं आ रहा होगा तो एक बार मुझे आप वो कर दीजिए, कमेंट कर दीजिएगा ताकि मैं और फिर उसको अच्छे से, बाकी मैंने बहुत कोशिश की है ताकि आप लोगों को इसमें दिक्कत ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित नदियों को उनके राज्य में बहने वाली लंबाई के अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अवरोही क्रम मतलब घटते क्रम, ये ध्यान रखिएगा आप, है ना। आरोही क्रम मीन्स बढ़ते क्रम, अवरोही क्रम मीन्स घटते क्रम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 6 का डी, क्योंकि शिवनाथ कितना है, 290 है उसका, है ना, 290 किलोमीटर की उसकी लंबाई है राज्य में। फिर 4 मतलब इंद्रावती, इंद्रावती की कितनी है, 264 किलोमीटर लंबी है ये। ठीक है, फिर 1 मतलब हसदेव, हसदेव कितनी है, 176 किलोमीटर है। एंड 2 मतलब रिहंद, रिहंद कितना है, 145 किलोमीटर है। ठीक है, तो इस हिसाब से इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट में बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे इंद्रावती के दाएं तट पर मिलने वाली सहायक नदियां हैं। हाँ, अब आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। नहीं तो चलिए इसको मैं थोड़ा सा एक बार और समझा देता हूं आप लोगों को ताकि बिल्कुल आप क्लियर हो जाइए। ठीक है, ये हो गई इंद्रावती की प्रवाह
मैं आपको एक बॉक्स बना के यहाँ खड़ा कर देता हूँ, यहाँ आपका लेफ़्ट हैंड कर देता हूँ, यहाँ आपका राइट हैंड कर देता हूँ, क्योंकि ये आप इधर देख रहे हो, है ना, इधर देख रहे हो, ठीक है। तो ये हो गया दायां तट, क्योंकि ये आपका राइट हैंड है। ये हो गया बायां तट, क्योंकि आपका लेफ्ट हैंड है, क्योंकि आप इधर देख रहे हो ना, प्रवाह की दिशा में देख रहे हो। तो पूछा है दाएं तट पर मिलने वाली सहायक नदी कौन कौन सी है, मतलब दायां तट मतलब इधर से आ रही होगी नदी। तो हम देखते हैं, मैं आपको सीधा ऑप्शंस बताता हूँ, आंसर बता देता हूँ, ठीक है। इसका आंसर है ऑप्शन बी, मानी कि डब्लू और वाई। डब्लू मतलब निबरा नदी और वाई मतलब बोर्डिंग नदी। तो बिल्कुल सही है, यहाँ इधर बह के आ रही है इस साइड से, तो दाहिने तट से, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, मैं इसको 1 2 3 4 भी लिख सकता था, लेकिन मैंने जो एडीओ के आपके पेपर को देखा ना, ये टाइम टेकिंग ऑप्शंस बनाया है व्यापम ने, तो मैंने भी आपके लिए वैसे ही क्वेश्चन फ्रेम किए हैं, ताकि आप जब इसको टेबल में बनाने बैठो तो आपको टाइम मैनेजमेंट करने की आपकी क्षमता होनी चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। इन युग्मों को देखना है, इनका लोकेशन है, दैट मीन्स कि मैप बेस्ड क्वेश्चन है। जैसे सुकमा दक्षिण दिशा की ओर है ना, तो इसका सही आंसर है, जो युग्म सही नहीं है वो है सारंगगढ़ बिलाईगढ़, जो कि दक्षिण पूर्व में बता रहा है, दक्षिण पूर्व में नहीं, यह पूर्व दिशा में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा या से पहाड़ी या पर्वत चोटी महानदी बेसिन के भाग में स्थित है। बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल और मैप बेस्ड क्वेश्चन है। ऑप्शन आप देखिए, KLMN के फॉर्म में दिया गया है, ताकि आपको थोड़ा सा डब किया जा सके, ठीक है। तो इसका सही आंसर 9 का होगा, ये मैं आपको बताता हूँ। 9 का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि K और M। दैट मीन्स दल्हा पहाड़ महानदी बेसिन में है और M मतलब छाता पहाड़ महानदी बेसिन में है। ये तो दक्षिण में है तो ये नहीं हो सकता, ये उत्तर में है तो ये भी नहीं हो सकता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म इस राज्य का पश्चिमी और पूर्वी सीमा को निर्धारित करता है। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आंसर इसका सी हो जाएगा, बीजापुर और जसपुर, ठीक है। ये हो गया, ये तो काफ़ी इजी था। महानदी बेसिन के बारे में क्या सही है। फर्स्ट स्टेटमेंट कहता है यह कडप्पा युगीन भूगर्भिक संरचना है। सेकेंड है मैकल श्रेणी इसके उत्तर में स्थित है। थर्ड है इसका ढाल दक्षिण की ओर है। जैसे हम इसमें एलिमिनेशन मेथड लगाते हैं, अच्छा एक बात आप ध्यान रखिएगा, आपके पेपर में एलिमिनेशन बेस्ड क्वेश्चन अब बढ़ा दिए गए हैं ना, तो थोड़ा सा आपको इसमें नंबर गेन करने की और क्वेश्चन को इजी सॉल्व करने का आपको एक थोड़ा सा सॉल्यूशन मिलता है। जैसे 3 हमने कहा कि गलत है, तो ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, और अब सेकेंड को हम एलिमिनेट करते हैं कि मैकल श्रेणी इसके उत्तर में नहीं, इसके पश्चिम में स्थित है, तो ये भी गलत हो गया। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। दैट मीन्स कि यहाँ कडप्पा युगीन भूगर्भिक संरचना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन है ISFR 2023, दैट मीन्स इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट, है ना, जिसे हम भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट के नाम से भी जानते हैं, जो कि अभी 2023 में इसका लेटेस्ट वर्जन आया है ना। इसके अनुसार वनावरण की प्रतिशतता के अवरोही क्रम में निम्नांकित जिलों को व्यवस्थित करना है, ठीक है। तो अवरोही क्रम दैट मीन्स घटते क्रम में हमको इनको व्यवस्थित करना है, तो सबसे पहले जो हाईएस्ट परसेंटेज वाला है उसको पकड़ते हैं। तो मैं आपको आंसर बताता हूँ, क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। दैट मीन्स सबसे पहले बीजापुर, बीजापुर का परसेंटेज कितना है, तो लगभग 83% है, लगभग दैट मीन्स 83 पॉइंट कुछ है, तो हम उसको राउंड ऑफ में 83 मान के चलते हैं। सेकेंड हो गया नारायणपुर, नारायणपुर का कितना है, तो 62% है यहाँ पे, है ना, तो ये हो गया सेकेंड। फिर आता है फोर्थ कोरिया, कोरिया का कितना है, तो भाई कोरिया का है 62%, ये हो गया कोरिया।
फिर आता है सुकमा। सुकमा का कितना हो जाएगा, तो 59% हो जाएगा सुकमा का। तो इस प्रकार से घटते क्रम में ये हमने अरेंज करके देख लिया। ठीक है, चलिए। निम्नलिखित में से पर्वत चोटी पहाड़ियों को उत्तर से दक्षिण दिशा में व्यवस्थित कीजिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आपको थोड़ा सा मैप को अब कैसे समझना है, इससे आपको थोड़ी सी आसानी मिलेगी, आपका माइंड भी इससे थोड़ा सा खुलेगा। जैसा पहला है प्रज्ञागिरी की पहाड़ी, सेकंड में है नंदीराज, थर्ड में है देवगढ़ चोटी, चौथा है चैतुरगढ़। तो सपोज हमें इन्हें उत्तर से दक्षिण दिशा में जमाना है, तो इसका आंसर हम देखते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मतलब सबसे पहले थर्ड आएगा, देवगढ़ की चोटी आ जाएगी पहले। ठीक है, ये हो गया देवगढ़ चोटी। फिर हो जाएगा फोर्थ, फिर क्या हो जाएगा चैतुरगढ़, मतलब ये हो गया सी। फिर 1 मिस प्रज्ञागिरी, फिर यहाँ पे राजनांदगांव के एरिया में प्रज्ञागिरी, फिर नंदीराज, मतलब लास्ट में, जो कि ऑब्वियस सी बात है दक्षिण में है, तो ये हो गया नंदीराज, है ना। तो जब भी मैप बेस्ड आप नदियों के बारे में, पहाड़ों के बारे में पढ़ना है, तो थोड़ा सा उसको जिले वाइज बना के आपको देखना है। ठीक है, वही है भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार राज्य का वनावरण कितना है, मतलब हमारा फॉरेस्ट कवर कितना है इस राज्य का। तो इस डेटा को तो बिल्कुल रट ही लेना है आपको। कितना है, 55,811.75 वर्ग किलोमीटर, है ना। अभी नया लेटेस्ट डेटा आया है, आई होप आप सभी ने पढ़ा होगा जो नया डेटा है उसके हिसाब से। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा समूह बस्तर क्षेत्र में अवस्थिति को दर्शाता है। ठीक है, तो देखिए इसका इनको पढ़ना है आपको, और कौन सा समूह को देखना है कि वो बस्तर क्षेत्र में स्थित है। जैसे गोलापल्ली नंदीराज शिशुपाल पर्वत, तो भाई ये तो एलिमिनेट हो गया, शिशुपाल पर्वत तो बस्तर क्षेत्र में है ही नहीं। चंवर ढाल नंदीराज गोलापल्ली, नंदीराज गोलापल्ली तो है लेकिन चंवर ढाल नहीं है, तो ये ग्रुप भी एलिमिनेट हो गया। थर्ड में हम देखते हैं बदरगढ़ गोलापल्ली नंदीराज, तो बदरगढ़ भी नहीं है, तो ये भी डिलीट हो गया। दैट मीन्स हमारा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, नंदीराज, अलबका और गोलाबल्ली, है ना। ये हो जाएगा ऑप्शन डी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे दंडकारण्य भौतिक प्रदेश की विशेषताएं हैं, मतलब दंडकारण्य का जो फिजिकल क्वालिटी है, फीचर्स हैं, वो क्या क्या हैं। पहला साल वनों का विस्तार, दूसरा विस्तृत इंद्रावती बेसिन, तीसरा उपमहासागरीय जलवायु, चौथा विस्तृत लाल पीली मिट्टी की उपलब्धता, पांचवा धारवाड़ क्रम की चट्टानें। तो धारवाड़ क्रम की चट्टानें यहाँ मिलती है। अब देखिए हम एलिमिनेशन मेथड के हिसाब से चलते हैं। जैसे उपमहासागरीय जब पूरे छत्तीसगढ़ की ही जलवायु नहीं है, तो दंडकारण्य में कहाँ से आएगी, है ना। उपमहासागरीय क्योंकि सागर से बहुत दूर है, तो हमारे यहाँ क्या है, महाद्वीपीय जलवायु, उपमहाद्वीपीय जलवायु, है ना। तो थर्ड को हमने एलिमिनेट किया, तो अब हम ऑप्शन में चलते हैं और देखते हैं, ताकि आपको भी एलिमिनेशन मेथड को सॉल्व करने की थोड़ी प्रैक्टिस हो जाए। तो ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। अब पहला और डी बचा, ठीक है, ए और डी। अब देखते हैं फोर्थ वाला, देखते हैं विस्तृत लाल पीली मिट्टी की उपलब्धता। भाई ये भी गलत है, लाल पीली मिट्टी तो उत्तर दिशा की ओर है ना, उत्तर छत्तीसगढ़ में, तो ये भी हमारा एलिमिनेट हो गया। तो बचता क्या है आंसर, ऑप्शन डी। तो थोड़ा सा ज़्यादा नंबर ऑफ जब यहाँ पे ऑप्शन में आपको क्या कर दिया जाए, यहाँ पे स्टेटमेंट दे दिया जाए, तो निश्चित रूप से इसमें एलिमिनेशन मेथड लगाने की संभावना बनती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, दंडकारण्य का पठार के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है। स्टेटमेंट में सही नहीं पूछा गया है। यह राज्य के दक्षिण भाग में स्थित है, बी यह नंदीराज प्रमुख ऊंची चोटी है, सी यह लौह अयस्क भंडारी क्षेत्र है, ऑप्शन डी सबरी नदी इसकी उत्तरी सीमा बनाती है। तो क्या सबरी नदी इसकी उत्तरी सीमा बनाती है, बिल्कुल नहीं बनाती। सबरी नदी तो इसकी पूर्वी सीमा को बनाती है ना, तो ये क्या हो जाएगा हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन है। बैलाडीला की पहाड़ी स्थित है,
किन किन के बीच में स्थित है? तो कहाँ दिया है ऑप्शन, कोटरी और नीबरा नदी के बीच में मध्य में स्थित है। सेकंड, बोर्डिंग और नारंगी नदी के मध्य में स्थित है। सी है, नीबरा और गुडरा नदी के मध्य में स्थित है। या डी, इनमें से कोई नहीं। तो भाई बैला डीला की जो पहाड़ी है वो तीनों की तीनों ऑप्शन है उसमें उपस्थित नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी ये हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ मुख्य रूप से इंद्रावती नदी और यहाँ जब ये नीचे से गोदावरी नदी जाती है तो इन दोनों के बीच में आप मान के चलिए कि यहाँ पर दो नदियों के बीच अगर पूछा जाएगा तो इंद्रावती नदी और नीचे गोदावरी नदी आएगा, क्योंकि ये जितने भी ऑप्शन हैं ये सब क्या है? इंद्रावती नदी के सहायक नदियां हैं जो कि इनके ऊपर वाले हिस्से से आकर इसमें मिलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए आपका फेवरेट क्वेश्चन आ गया। कथन कहता है कि राज्य में वर्षा का वितरण असमान है। ठीक है, कारण कहता है राज्य में अनेकों छोटी बड़ी नदियां हैं। तो चलिए हमने जो प्रोसीजर फॉलो करना है वो करते हैं। राज्य में वर्षा का वितरण असमान है, तो भाई एक जगह तो कहीं वर्षा का वितरण रहता ही नहीं, तो ये स्टेटमेंट सही है। ठीक है, अब हमें दूसरे उसको चेक करना है कारण को कि क्या वो भी सही है। राज्य में अनेकों छोटी बड़ी नदियां हैं, बिल्कुल सही है। तो हमको अब दिमाग लगाना है सिर्फ ए में और बी में, ये इस पे ध्यान नहीं देना है क्योंकि दोनों के दोनों सही हो गए हैं। अब चलिए आप क्योंकि लगा के देखते हैं। ठीक है, क्योंकि अब हमें इसका स्पष्टीकरण चेक करना है। तो पढ़ते हैं, राज्य में वर्षा का वितरण असमान है क्योंकि राज्य में अनेकों छोटी बड़ी नदियां हैं। तो जम रहा है क्या? बिल्कुल नहीं जम रहा है, क्योंकि हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है, उस हिसाब से बताता हूँ। चलिए अब हम करते हैं, सेकंड में आते हैं, इसको क्वेश्चन के फॉर्म में बदल के देखते हैं। क्या राज्य में वर्षा का वितरण असमान है? ठीक है, या फिर दूसरा, राज्य में वर्षा का वितरण असमान क्यों है? क्यों लगा के देखा हम ना। तो अब देखते हैं, क्योंकि राज्य में अनेकों छोटी बड़ी नदियां हैं। तो क्या नदियों के कारण वर्षा का वितरण असमान होगा? तो हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है, वर्षा का वितरण असमान होने की स्थिति उच्चावच पे डिपेंड करती है ना। जैसे क्या होता है, मानसून की जो शाखा अरब सागर की शाखा वो किससे टकराती है? भाई केरल पे टकराती है, तो पश्चिमी घाट पे वो क्या करती है? हिट करती है। तो पश्चिमी घाट क्या है? एक प्रकार की पहाड़ों की श्रृंखला है। तो पहाड़ों के वजह से ही क्या होती है? वर्षा के वितरण में असमानता आती है। ठीक है, तो ये बिल्कुल दोनों कथन सही है, लेकिन इसका स्पष्टीकरण सही नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, आर और एस मतलब कथन कारण दोनों सही है, लेकिन जो कारण है वो एस का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ठीक है, ये हो गया। इस यहाँ पे कोई दिक्कत तो नहीं होगी आप लोग को, क्योंकि आपका आई होप, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप लोगों को जलवायु वाला कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, क्योंकि जलवायु पूरा कॉन्सेप्ट बेस्ड ही टॉपिक है। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे प्रमुख खनिज की प्राप्ति धारवाड़ क्रम के चट्टानों वाले क्षेत्रों से होती है? फर्स्ट टीन, सेकंड कोरंडम, थर्ड कोयला और फोर्थ है लौह अयस्क। अब मैं आपको आंसर बताऊं उसके पहले हम ये करते हैं ना, एक एलिमिनेशन लगाते हैं इसमें, है ना, क्योंकि इसकी भी प्रैक्टिस आपको होनी चाहिए। कोयला तो धारवाड़ क्रम के चट्टानों से नहीं मिलती, तो कोयला ये एलिमिनेट हो गया, ये एलिमिनेट हो गया। ठीक है, अब दो 50-50 में आप फंस गए। तो अब चेक कर लेते हैं भाई, टीन तो मिलता ही है और क्या हो जाता है? लौह अयस्क भी मिलेगा, लेकिन क्या कोरंडम भी मिलता है? तो बिल्कुल कोरंडम भी मिलता है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। चलिए, कथन कहता है राज्य का मैदानी भाग सर्वाधिक उपजाऊ क्षेत्र है। कारण कहता है इस राज्य की नदियों ने मृदा
उर्वरता को व्यापक प्रभावित किया है ना। इस क्षेत्र की नदियों ने मृदा उर्वरता को व्यापक प्रभावित किया है। तो चलिए प्रोसीजर फॉलो करिए। पहला क्वेश्चन सही है क्या? राज्य का मैदानी भाग सर्वाधिक उपजाऊ है, बिल्कुल सही है। दैट मीन्स अब हम सेकंड चेक करते हैं। इस क्षेत्र की नदियों ने मृदा उर्वरता को व्यापक प्रभावित किया। किस क्षेत्र के? मैदानी भाग के। तो बिल्कुल सही है भाई, नदियों की वजह से ही तो मिट्टी क्या होती है? उपजाऊ होती है। तो ये भी बिल्कुल सही है। दैट मीन्स ये पहला छोटे छोटे वाले ऑप्शन है, ये खत्म हो जाते हैं क्योंकि दोनों के दोनों सही हैं। अब लगाते हैं क्योंकि। पढ़ते हैं, साथ में पढ़िएगा आप भी। राज्य का मैदानी भाग सर्वाधिक उपजाऊ है क्योंकि इस क्षेत्र की नदियों ने मृदा उर्वरता को व्यापक प्रभावित किया है। बिल्कुल सही है, नदियां ही है तभी तो ये बीच का जो क्षेत्र है वो सर्वाधिक उपजाऊ है ना। नदियां नहीं होंगी तो कैसे उपजाऊ होंगी? तो ये बिल्कुल सही स्पष्टीकरण है। दैट मीन्स हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। 22वां क्वेश्चन कहता है फूलपाड़, झारालावा, मलांगीर और प्रतापगिरी जलप्रपात कहाँ स्थित है? ए जसपुर, बी बीजापुर, सी दंतेवाड़ा, डी बस्तर। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन सी, दंतेवाड़ा में ये सभी जलप्रपात स्थित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए आपको कथन कारण की अच्छे से प्रैक्टिस होगी। कथन कहता है इस राज्य को धान का कटोरा कहा जाता है। अब यहीं से हम सीधे इसको अप्लाई करते हैं। बिल्कुल सही है। सेकंड, धान की खेती खरीफ के साथ साथ रबी ऋतु में भी की जाती है। तो ये भी बिल्कुल सही है। तो छोटे छोटे वालों को आप एलिमिनेट करो। अब ए और बी में हम समझते हैं। इस राज्य को धान का कटोरा कहा जाता है क्योंकि, अब क्योंकि लगाते हैं, धान की खेती खरीफ के साथ साथ रबी ऋतु में भी की जाती है। तो क्या पहले कथन का कारण जो बताया गया वो सही है? क्या इसीलिए इस राज्य को धान का कटोरा कहा जाता है? तो बिल्कुल नहीं कहा जाता, हालांकि दोनों कथन सही हैं। ठीक है, स्पष्ट है आपका कॉन्सेप्ट। तो हम क्या करते हैं, क्योंकि इसकी भौतिक स्थिति के कारण, इसकी भौतिक बनावट जो है उसके वजह से हम राज्य को धान का कटोरा कहते हैं। ठीक है, भौतिक बनावट और धान के उत्पादन के कारण। तो ये कारण जो है कथन की सही पुष्टि नहीं करता है। तो इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी होगा। ठीक है, कथन और कारण दोनों सही हैं, लेकिन जो कारण है वो कथन का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ठीक है, चलिए निम्नलिखित जलाशय बांधों को उनके निर्माण यानी कि पहले से नवीनतम के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। पहला है हसदेव बांगो डैम, दूसरा है रविशंकर जलाशय, तीसरा है बाबू छोटे लाल श्रीवास्तव जलाशय, चौथा है दुधवा जलाशय। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 24 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अब देखते हैं कि पहले कौन सा निर्मित हुआ सबसे पहले। ठीक है, मतलब थर्ड नंबर, मतलब बाबू छोटे लाल श्रीवास्तव जलाशय, दैट मीन्स माडम सिल्ली, जिसे मुरुम सिल्ली हम बोलते हैं। तो 1923, तो मैं इसमें लिख देता हूँ खाली 23। ठीक है, फोर्थ नंबर आता है दुधवा जलाशय 1962-65 के आसपास, तो हम इसको 1965 लिख देते हैं। ठीक है, फर्स्ट उसके बाद आता है हसदेव बांगो डैम, कब है? 67, तो ये हमने लिख दिया 67। और फिर आता है सेकेंड नंबर रविशंकर जलाशय, दैट मीन्स 78, तो इसके नीचे क्या हो जाएगा? 78। तो ये क्रम बिल्कुल सही हुआ, आपका रिवीजन भी हो गया। ठीक है, अब हम चलते हैं, कैसे मोबाइल परेशान कर रहा है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा या से भिलाई इस्पात संयंत्र के लिए आवश्यक कच्चा माल है? ए कोयला, सेकंड चूना पत्थर, थर्ड मैंगनीज, फोर्थ लौह अयस्क। तो बिल्कुल सभी है ना। आपने इसको तो बहुत अच्छे से पढ़ा ही होगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, जो कि सही है। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से किस श्रेणी के किसानों की संख्या इस राज्य में न्यूनतम है?
वर्ड को थोड़ा ध्यान से दीजिएगा। तो न्यूनतम है कौन से किसान, तो भाई आपका कॉन्सेप्ट क्लियर ही होगा, दीर्घ जोत वाले किसान बिल्कुल न्यूनतम होंगे। क्यों? क्योंकि इनके पास सबसे बड़े क्षेत्र वाले किसान होते हैं ये, है ना, तो इनकी संख्या क्या होती है, न्यूनतम ही होगी, है ना। तो ये हो गया। चलिए, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। दंडकारण्य निम्नलिखित में से कृषि जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आता है? ए, पूर्वी तट के मैदान और पहाड़ी क्षेत्र, बी, दक्षिणी पठार और पहाड़ी क्षेत्र, सी, मध्य पठार और पहाड़ी क्षेत्र, डी, पूर्वी पठार और पहाड़ी क्षेत्र। तो मैं इसका आंसर बताता हूँ, आप भी थोड़ा सा दिमाग लगाने की कोशिश कीजिए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पूर्वी पठार और पहाड़ी क्षेत्र। क्यों? क्योंकि आपने देखा होगा कृषि जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत पूरा छत्तीसगढ़ किस में आता है, पूर्वी पठार और पहाड़ी क्षेत्र। तो दंडकारण्य भी किस में आएगा, पूर्वी पठार और पहाड़ी क्षेत्र में। ठीक है, बस मैंने ये थोड़ा सा आपको कंफ्यूज करने के लिए दंडकारण्य लिख दिया। चलिए भाई, कथन कहता है गोंडवाना क्रम की चट्टानों में कोयला निक्षेप पाए जाते हैं। बिल्कुल स्टेटमेंट सही है, तो मैं यहाँ सही कर देता हूँ। फिर हम कारण पढ़ते हैं। तातापानी, सोनहत, गेवरा तथा चिरमिरी में प्रमुख कोयला क्षेत्र है। बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए, दोनों सही हैं तो इन छोटे छोटे को तो हटा ही दो, इनका कोई मतलब नहीं है। अब हमें दिमाग लगाना है सी और डी में। जो कथन है क्या उसकी पुष्टि कर रहा है कारण? तो बिल्कुल, गोंडवाना क्रम की चट्टानों में कोयला निक्षेप पाए जाते हैं क्योंकि तातापानी, सोनहत, गेवरा, चिरमिरी में प्रमुख कोयला क्षेत्र है जो किस क्षेत्रों में स्थित है, गोंडवाना क्रम की चट्टानों के एरिया में ही तो स्थित है। तो वो उसकी पुष्टि कर रहा है। ठीक है, या अब ऐसा करिए कि गोंडवाना क्रम की चट्टानों में कोयला निक्षेप पाए जाते हैं, इसलिए तातापानी, सोनहत, गेवरा, चिरमिरी में प्रमुख कोयला क्षेत्र है। तो ये दोनों ही क्या कर रहे हैं, पुष्टि कर रहे हैं। तो बिल्कुल इसकी सही व्याख्या कर रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा ऑप्शन डी, ए और एस दोनों सही हैं और आर ए एस का सही स्पष्टीकरण करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कथन है राज्य के मध्य भाग में सर्वाधिक सीमेंट उद्योग स्थापित है। अब सीमेंट उद्योग का केंद्रीकरण देखिए कहाँ सेंट्रलाइज हुआ है हमारे छत्तीसगढ़ में। तो पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है, मध्य भाग में स्थापित है सर्वाधिक सीमेंट उद्योग। पहला स्टेटमेंट इज ट्रू। अब हम कारण जानते हैं। कारण कहता है सुगम परिवहन सुविधा, कच्चे माल की उपलब्धता, अबाध विद्युत आपूर्ति सीमेंट उद्योग हेतु राज्य के मध्य भाग में उपलब्ध है। तो क्या रीज़न सही है? बिल्कुल सही है, क्योंकि हमारे यहाँ कच्चे माल की उपलब्धता है। विद्युत आपूर्ति में तो हम सरप्लस में हैं। सुगम परिवहन की सुविधा है, भाई बॉम्बे हावड़ा का रूट है हमारे यहाँ। ठीक है, तो ये क्या है, किसी भी उद्योग के लिए एक आधारभूत संरचना का निर्माण करती है और वो आधारभूत संरचना मध्य भाग में स्थित है। तो बिल्कुल यह क्या है, स्पष्टीकरण इसका सही है। आई होप आप लोगों को भी ये बिल्कुल सही लग रहा होगा। दैट मीन्स कि ऑप्शन बी ए एस और आर दोनों सही हैं तथा आर ए एस का सही स्पष्टीकरण है। अब थोड़ा थोड़ा आप लोगों के भी माइंड से थोड़ा डर खत्म हो रहा होगा, क्योंकि आप अब प्रैक्टिस करते जा रहे हैं ना, लास्ट तक क्या होगा, पूरा ना डर ही खत्म हो जाएगा आप लोगों का। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। सुमेलित करिए, तो सुमेलित आप लोग करते रहिएगा, मैं आपको इसका आंसर बताता हूँ। एक तरफ नदी है, दूसरा तरफ है उद्गम क्षेत्र। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। किस हिसाब से? क्योंकि ये सारी नदियाँ दक्षिण मतलब छत्तीसगढ़ की है। ठीक है, और ये पहाड़ी भी दक्षिण छत्तीसगढ़ की है। तो ऐसे कुछ ना क्वेश्चन फ्यूचर में तो बनाए जा सकते हैं। ठीक है, तो हम ये देखते हैं इसका आंसर क्या है। इसका आंसर है ऑप्शन सी। दैट मीन्स चलिए सुमेलित भी कर लेते हैं भाई, है ना। ऑप्शन सी को हम पहले राइट करते हैं, ये है ऑप्शन सी। ए का 2 यानी कोटरी कहाँ आ जाएगी,
ए का 2 यानी कि राजमहल में आ जाएगी। बी का 3 यानी बी कहाँ है, गुडरा, और 3 कहाँ है, अबूझमाड़ की पहाड़ी में आ जाएगी। सी का 4 यानी बाघ नदी 4 का कहाँ आ जाएगा, कुलझारी की पहाड़ी। डी का 1 नारंगी यानी कि माकड़ी की पहाड़ी। तो इस प्रकार हमने क्या किया, 30 क्वेश्चन करते हैं, फिर उसके बाद क्या करेंगे, नेक्स्ट 30 क्वेश्चन फिर हम इसकी जियोग्राफी के ही करेंगे। उसमें भी हम देखेंगे काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपके कथन कारण वाले। दोस्तों ये क्वेश्चन आपको हो सकता है कि इससे और अच्छे क्वेश्चन मिले, मैं दावा नहीं करता, लेकिन काफ़ी मशक्क़तों के बाद मैंने ये आपके लिए क्वेश्चन बिल्कुल फ्रेश तैयार किए हैं। लगभग जैसे आप लोगों ने, कुछ लोगों ने मुझे मैसेज किया, तो मैं 16 तारीख को जो बैठा था क्वेश्चन बनाने, हर दिन 8 से 10 घंटे बैठ के क्वेश्चन बनाया, 2 तारीख तक बनाया। 3 तारीख को मेरा शरीर बोला कि बस कर भाई, कितना काम करेगा। तो मतलब ठीक है, थोड़ी तबीयत 3 तारीख को ख़राब हुई, सर्दी बुखार हुआ, तो आज मैं सोचा कि कम से कम आज थोड़ा ठीक लग रहा है, तो वीडियो बना के अब चालू करते हैं। फिर हम क्या करेंगे, धीरे धीरे। अच्छा, दूसरी एक बड़ी बात मैं ये भी कहना चाहूँगा आप लोगों से, दोस्तों ये क्वेश्चंस ना आप सुन रहे हैं, यूट्यूब के माध्यम से देख रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, रिवीजन तो आपका बहुत अच्छे से होगा, लेकिन जब तक आप इस क्वेश्चंस को, क्योंकि ये 1 लाइनर क्वेश्चन नहीं है, ये टाइम टेकिंग क्वेश्चन है, और जानबूझ के मैंने ये क्वेश्चन बनाए हैं ताकि आपको टेबल में बैठ के टाइम मैनेजमेंट करने की एक एबिलिटी, एक क्षमता आप में डेवलप हो, ताकि सीधे एग्ज़ाम में बैठेंगे तो आप टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाएंगे। तो कोशिश करिएगा, मैं जितने भी वीडियो अपलोड करूंगा, फिर इसके क्वेश्चंस मैं NIA स्टडी हब सेम नाम से टेलीग्राम चैनल है, आपका ही अपना चैनल है, उसमें मैं अपलोड कर दूंगा। आप कोशिश करिएगा, आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है, क्योंकि इससे आपकी एबिलिटी बढ़ेगी दोस्तों, नहीं तो आया राम गया राम वाली स्थिति हो जाएगी। सिंगल लाइनर क्वेश्चन रहते हैं तो मैं बिल्कुल भी नहीं बोलता कि आप बैठ के बनाओ, लेकिन ये सभी नए नेचर के क्वेश्चन हैं, जैसे हमसे उम्मीद की जा रही है वैसे क्वेश्चन हैं, तो आप इसे बनाने की कोशिश ज़रूर करिएगा। इससे 2 फायदे होंगे, एक तो आपकी सोचने समझने की शक्ति बढ़ेगी, क्योंकि लगभग 360 डायमेंशंस पे मैंने सोच समझ के क्वेश्चन बनाने की कोशिश की है। ठीक है, ये सिर्फ मेरी एक प्रयास है आपके लिए। मैं अगर आपके लिए सपोज़ दिन में 8 से 10 घंटे दे सकता हूँ, तो मैं चाहता हूँ आप अपने लिए सिर्फ आधे घंटे निकालिए। जैसे आपके 50 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए, 60 क्वेश्चन कंप्लीट होंगे ना, आप बैठिए टेबल में और बनाने की कोशिश कीजिए। देखिए कहाँ पे आपको दिक्कत आ रही है। कथन कारण वाले क्वेश्चन में देखिए कि कैसे कैसे हमने उसके ऑप्शंस को सेट किए हैं, ताकि जब आप एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन अगर आते हैं तो आपको बनाने में बिल्कुल दिक्कत ना हो। पहले से ही आप बिल्कुल, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट कहा जाता है ना इंग्लिश में, कि प्रैक्टिस से ही आदमी क्या होता है, परफेक्ट बनता है। तो जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे दोस्तों, तब तक थोड़ी कठिनाई होगी, नहीं तो फिर दिक्कत होने वाली है ना। तो थोड़ा सा प्रैक्टिस आप ज़रूर करिएगा। नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, अपना बहुत ख्याल रखिएगा।